अ ध्वनि का उच्चारण। हमारी हिंदी भाषा में अनेक शब्द अंग्रेजी के भी होते हैं और उन अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे बॉल, डॉक्टर, ऑफ, कॉल, ऑरेंज, कॉमन, सॉफ्ट आदि। कुछ बच्चे बॉल को यदि बॉल लिखेंगे तो वह गलत होता है, इसलिए आपको अ ध्वनि का उच्चारण करना बेहद जरूरी होता है। नुक्ता। हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्द घुल मिल गए हैं। इन शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हमने अपनी वर्णमाला के ज और फ में नुक्ता लगाया है। याद रहे बच्चों, केवल ज और फ में नुक्ता लगाया है। नुक्ता वर्ण के नीचे लगने वाला वह बिंदु जो वर्ण की ध्वनि को पूरी तरह बदल देता है, जैसे ज और फ। बिना नुक्ता के यदि हम इनका उच्चारण करेंगे तो हम पढ़ते हैं ज और फ। यदि नुक्ता लग जाए तो उनका उच्चारण ज और फ। आइए पहला उदाहरण देखते हैं, जमीन और जमीन। यदि आप ज के नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे तो उसका उच्चारण होगा जमीन, जो गलत है, और सही है जमीन। फीस, फीस। सब्जियां, सब्जियां। ऑफ, ऑफ। इस प्रकार नुक्ता लगने पर भाषा के शब्दों का उच्चारण सही प्रकार से किया जा सकता है। वर्णमाला के अन्य मुख्य बिंदु और उनकी मात्राएं। बच्चों, आइए वर्णों के अन्य संयोगों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करें। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। यहाँ पर हमें संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, इनकी जानकारी प्राप्त करनी है। वर्णमाला के कोई भी दो भिन्न व्यंजन जिनमें पहला व्यंजन स्वर रहित यानी बिना स्वर के और दूसरा व्यंजन स्वर सहित यानी स्वर के साथ है, तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे पहला उदाहरण आप देखो, अक्ल। अक्ल में जो क आया है वह है स्वर रहित। यदि इसमें स्वर होता तो यह पूरी तरह क बनता। इसके लिए यहाँ पे आपको क का केवल आधा रूप दिख रहा है, तो वह है स्वर रहित। और दूसरा जो है उसमें दूसरा व्यंजन जो है वो स्वर सहित है, यानी आप देखेंगे कि ल जो है वह स्वर सहित है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार हम दूसरे में भी देख सकते हैं, अच्छा। अच्छा में च जो है यह स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं मिला है, और छ जो है वो स्वर सहित है, यानी स्वर के साथ बना हुआ है। इसके लिए हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। रहित और सहित अर्थात क्या होता है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में यदि आप यहाँ पे क को देखेंगे तो ये स्वर सहित है, यानी इसके अंतर्गत यहाँ पर इस रूप में आपको इसके अंदर स्वर समाहित मिलता है। च, जब इसमें ये पाई लग जाती है तो यह स्वर मिल जाता है इसमें, तब ये बनता है च। यदि इनमें स्वर ना हो तो ये आधे रूप में कहलाते हैं। बस इस तरह आपको समझना है कि स्वर सहित है या स्वर रहित है। स्वर रहित अर्थात आधा और स्वर सहित अर्थात पूर्ण। इसी प्रकार हम अब देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन एक ऐसा व्यंजन होता है जिसमें एक साथ दो बार आए कोई भी व्यंजन को हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि दो व्यंजन जब साथ में आते हैं तो उनमें से पहला होता है स्वर रहित यानी आधा, और दूसरा होता है वही व्यंजन जब दूसरी बार आता है तो वह स्वर सहित बन जाता है। यानी आपको एक ही व्यंजन के यहाँ पे दो रूप देखने को मिलते हैं, पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, जिसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन।
जैसे यहाँ पे अम्मा, अम्मा में आपको देखने को मिलेगा पहला म जो है ये पूर्ण नहीं है, जब उसमें खड़ी एक पाई लग जाएगी तब वो म कहलाएगा। यहाँ पे म का आधा रूप है जो स्वर रहित है, और यही म जब फिर से एक बार पूर्णतः लग जाता है तब हम यहाँ पे उसका उच्चारण करते हैं माँ, वो कहलाता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन की केवल एक ही खासियत आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक ही व्यंजन 2 बार आता है, उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे यहाँ पे पत्ता आप देख सकते हैं, गत्ता, गद्दा, लट्टू, उच्चारण, अब्बा, अस्सी आदि। अब हम देखते हैं मात्राएं। प्रत्येक स्वर जो 11 स्वर हैं अ से लेके अ तक के, जो 11 स्वर हैं इनकी अपनी एक मात्रा है। हिंदी वर्णमाला में ये 11 स्वर होते हैं। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम किसी भी व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं लगाते हैं अ के लिए। उसके पश्चात हम इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करते हुए कई नए नए शब्द हम बनाते हैं। अ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं बनी हुई है। आ के लिए आप देखेंगे कि केवल एक खड़ी पाई दिखती है। जैसे यदि क व्यंजन है, इसमें अ की मात्रा है, लेकिन जब मुझे का करना है इसे, जब इसमें आ की मात्रा में लगाऊंगी तो ये आपको इस स्वरूप में दिखेगा। उसके पश्चात छोटी ई, जब छोटी ई है तो मुझे क में उसको इस प्रकार छोटी ई की मात्रा देनी पड़ेगी। बड़ी ई की मात्रा, इसी क में बड़ी ई की मात्रा हम इस प्रकार देंगे। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा यदि आपने देखा तो छोटा ऊ आपको इस प्रकार दिखेगा और बड़ा ऊ की मात्रा आपको इस प्रकार देखने को मिलती है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि री की मात्रा भी यहाँ पर आपको नजर आएगी। री की मात्रा यह शब्दों के नीचे दिखती है, जैसे कृषि, क्री, इस प्रकार। पश्चात उसके ए की मात्रा एक मात्रा के रूप में, वही मात्रा जब ऐ की होती है तो 2 मात्रा के रूप में, और उसके पश्चात यदि ओ की मात्रा होगी तो एक खड़ी पाई और एक मात्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ की मात्रा के लिए यदि आपको क में ओ की मात्रा लगानी है, यानी को बनाना है, तो आप एक खड़ी पाई और एक मात्रा उसे दे देंगे, तब वो बन जाता है को, यानी आपको ओ की उसमें ध्वनि सुनाई देती है। उसके पश्चात यदि औ की मात्रा देनी है तो हम इसमें एक मात्रा और जोड़ देंगे, वह बन जाती है औ की मात्रा, यानी 2 मात्रा और एक खड़ी पाई, वह बन जाती है औ की मात्रा। यहाँ हम इसका उच्चारण करेंगे कऊ। इस प्रकार हमने देखा कि स्वर और उनकी मात्राएं, जिनसे हम अनेक शब्दों का निर्माण करते हैं। आइए अब देखते हैं छोटी की और बड़ी की का प्रयोग कब और कहाँ कैसे करना चाहिए। छोटी की जो है यह शब्द के बाद, क्रिया शब्द के बाद इसका प्रयोग होता है। क्रिया अर्थात वर्ब के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा, मैंने कहा, कहा अर्थात कहना, कहना ये क्या है? क्रिया है। जब क्रिया शब्द आता है, क्रिया शब्द के बाद जो की आती है वह छोटी की होती है। माँ चिल्लाई, चिल्लाना एक क्रिया है और उसके पश्चात जो आती है वो छोटी की बनती है। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो छोटी की होती है वो हमेशा क्रिया के बाद आती है। उसने पूछा, पूछना एक क्रिया है, उसके पश्चात ही यहाँ पे छोटी की का प्रयोग किया गया है। तो छोटी की का प्रयोग आप हमेशा क्रिया शब्द के बाद करते हैं। और बड़ी की का प्रयोग आइए देखते हैं कहाँ करते हैं। 2 संज्ञा शब्दों के बीच में बड़ी की का प्रयोग होता है। और की एक संबंध कारक है, यह कुछ संबंध भी बताती है। संज्ञा के बीच में संबंध का भी प्रयोग यहाँ पे ये की के माध्यम से होता है। जैसे
भैया की पुस्तक, यहाँ पे भैया और पुस्तक ये दोनों संज्ञा है। इनके बीच में आई हुई ये की जो है, यहाँ पर हम बड़ी की का प्रयोग करते हैं। वर्तनी की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। किसकी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए? किनके बीच संबंध बता रहा है? वर्तनी के बीच में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी हम यहाँ पे देखेंगे कि बड़ी की का प्रयोग हो रहा है। हम सब पर ईश्वर की कृपा रहे। यहाँ पे ईश्वर, कृपा, ये जो शब्द हैं संज्ञा रूप में है और इनको जोड़ने के लिए, यहाँ पे इनके बीच संबंध बताने के लिए यहाँ पर बड़ी की का प्रयोग किया गया है। तो हमने देखा कि बड़ी की का प्रयोग पहले तो संज्ञा शब्दों के बीच में, किन्हीं दो संज्ञा शब्दों के बीच में होता है, और इसी में हम दूसरा पॉइंट जो है वो देखते हैं कि क्रिया रूप में भी होता है। यानी किसी वाक्य को पूर्ण करने के लिए भी हम बड़ी की का इस्तेमाल कर सकते हैं एक क्रिया के रूप में। जैसे मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने बहुत मेहनत की, दादी ने तुम्हारी बड़ाई की। इस प्रकार हम क्रिया के रूप में भी बड़ी की का इस्तेमाल करते हैं तथा दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने के लिए भी बड़ी की का प्रयोग होता है।